हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए चलते हैं अपने क्लासरूम की ओर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर कंसर्न्स के बारे में। व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट? So first point is the protection from STDs. STDs which are sexually transmitted diseases. आपने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर sexually transmitted diseases के एग्जाम्पल के तौर पर एड्स कॉमनली पढ़ा हुआ है, बट अभी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि STDs के अदर एग्जाम्पल्स भी क्या होते हैं. एंड देन देयर इज गुड मदर हेल्थ एंड देन देयर इज गुड इन्फेंट हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ये दोनों ही कंसर्न्स हैं. जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसकी भी हेल्थ फाइन होनी चाहिए, अच्छी हालत में होनी चाहिए, एंड मदर शुड ऑल्सो बी हेल्दी. वो आप कहेंगे ठीक है, छोटे से बच्चे की हेल्थ का तो समझ में आता है कि उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है. मदर की हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है? मदर लूजेज मैनी न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी. सो इन ऑर्डर टू replenish those nutrients, the mother should have a gap. एंड इस नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मदर अपने आप को टाइम नहीं देती है रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, तो उसकी बॉडी ग्रेजुअली वीक होती चली जाती है एंड इसका इम्पैक्ट सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रोड्यूस होने वाले इन्फेंट्स पर भी पड़ता है. सो इन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए देयर आर सम मेथड्स डेवलप्ड जिनको हम बुलाते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स. इन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से भी जानते हैं. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट ऑल दीज मेथड्स आर, मैं एक बार इन सभी मेथड्स की इम्पॉर्टेंस दोबारा से डिस्कस कर दूं, दोबारा से हाईलाइट कर दूं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देखिए, जो कि हमने अभी ऊपर भी लिखी थी, दैट दीज मेथड्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs. एंड थर्ड, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर भी, इट हेल्प्स टू चेक और वी कैन से कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऑल द मेथड्स दैट कम अंडर बर्थ कंट्रोल मेथड्स. इसके अंदर हम 4 मेजर कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट कैटेगरी, जिसको कि हम बुलाते हैं बैरियर मेथड. पहले हम नेम्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं. सेकेंड इज कॉल्ड एज केमिकल मेथड. थर्ड इज कॉल्ड एज IUD, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. एंड फोर्थ वन दे आर कॉल्ड एज सर्जिकल मेथड्स. सो इन सभी मेथड्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड जो था, दैट इज बैरियर मेथड. सो एज द नेम सजेस्ट, ये पर्टिकुलर मेथड यूज्ड होता है टू क्रिएट बैरियर, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, अवरोध क्रिएट करने के लिए, कि जो स्पर्म्स हैं वो ओवम तक ना पहुंच पाए, इस साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक ना पहुंच पाए. तो इसके लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉन्डम्स, जो कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा देयर आर सर्विकल कैप्स एंड देन देयर आर डायफ्राम. तो ये कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो कि इन वन वे और अनदर स्पर्म्स को यूटेरस में एंटर करने से रोकते हैं. तो जब यूटेरस में एंटर नहीं कर पाएंगे स्पर्म्स, तो वो यूटेरस से आगे फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएंगे एंड हेंस द फर्टिलाइजेशन कैन बी अवॉइडेड. सो हाउ डू दे एक्ट? दे अवॉइड fertilization. So additional advantage that these methods provide are that they provide protection against STDs. These methods are able to avoid the contact of skin during the process of copulation, and जिसकी वजह से जो transmission of pathogens होते हैं जो STDs cause करते हैं, it can be avoided. I would also like to highlight here that barrier method के अंदर जो ये protection from STDs का feature है, it is mainly given by male condoms, and that is why it is the most commonly used barrier method as well. So now let's move on to the next method. The second method, that was chemical method. केमिकल मेथड के अंदर हम कुछ कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी, इनके अंदर हम बात करेंगे ओरल पिल्स. एज द नेम सजेस्ट, ओरल पिल्स हम हमेशा किनको कहते हैं? विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, यानी कि हम उनको इंजेस्ट करते हैं. सो ओरल पिल्स आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ
weekly or daily pills. So these pills are taken either weekly or on the daily basis. So 28 pills का एक पैक हो सकता है, नहीं तो 4 pills का एक पैक हो सकता है जो कि weekly या daily लिया जा सकता है. What these pills do? Actually these contain hormonal preparations. एंड इन हार्मोनल प्रिपरेशंस का काम क्या होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द एग हैज़ टू डेवलप, एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है. तो ये पिल्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग डेवलपमेंट ये एस्ट्रोजन की जगह प्रोजेस्टेरॉन को बॉडी के अंदर प्रीडोमिनेंट रखते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से एग डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. और सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब इम्प्लांटेशन होने के चांसेस होते हैं तो एस्ट्रोजन को हाई रखने की वजह से इम्प्लांटेशन भी अवॉइड हो सकता है. तो इन दिस केस हम क्या देखते हैं, दैट ओरल पिल्स काइंड ऑफ मेस अप द नेचुरल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी वजह से इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. आई होप दिस इज क्लियर. देन अनदर काइंड ऑफ केमिकल मेथड जिसमें कि यूज़ की जाती हैं वेजाइनल पिल्स. तो वेजाइनल टर्म यहाँ पर क्यों यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज दीज पिल्स आर इंसर्टेड इन वेजाइना after copulation to kill the sperms. They contain a special chemical जिसका नाम है spermicide. CIDE. It's a very commonly used suffix for to kill. CIDE का मतलब होता है to kill. So spermicide chemicals हो गए sperm killing chemicals. So vaginal pills contain spermicides जो कि वजाइना में जो डिपॉजिट हुए स्पर्म्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करके उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से they will not be able to move forward to the site of fertilization and hence fertilization can be avoided. So how it acts? It avoids fertilization. Third type of chemical method जिसकी हम बात करेंगे and that is emergency pill. इमरजेंसी पिल्स क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट इमरजेंसी में लिया जाना. इसका मीनिंग है आफ्टर कॉपुलेशन इफ देयर इज अ चांस दैट फर्टिलाइजेशन में बी एक्सपेक्टेड, तो उस केस में आफ्टर कॉपुलेशन इज डन विद इन 72 आवर्स. 72 आवर्स मीन 3 days द पिल्स कैन बी इंजेस्टेड टू अवॉइड इम्प्लांटेशन. मैंने पिछली वीडियो में ये बताया भी था कि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में 3 days का गैप होता है. तो यानी कि अगर कभी भी कोई ऐसा कॉपुलेशन हुआ है जिसके बाद इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है, उन 3 days के विद इन इम्प्लांटेशन को अवॉइड करने के लिए दीज पिल्स कैन बी टेकन एंड birth control method can be accomplished. Now let's move on to our third method, that is IUD. It was intrauterine devices. Now as the name suggests, intra का meaning क्या होता है, inside. So these devices they are inserted inside the uterus and इनका जो common example है वो है copper T. Proper name कॉपर टी, इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं. सो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन दिस डिवाइस. सो कॉपर आयंस रिलीज इन द यूटेरस बाय दीज डिवाइसेस दे कॉज डिक्लाइन इन स्पर्म मोटिलिटी एंड ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग द इम्प्लांटेशन. तो एंडोमेट्रियम के पास में क्योंकि ये डिवाइसेस होते हैं उनके आसपास कॉपर आयंस का कॉन्टेंट बहुत हाई होने की वजह से इवन इफ द फर्टिलाइजेशन अकर्स, एम्ब्रियो भी डिसेंड डाउन होकर और यूट्रस में आ गया है, वो तब भी इम्प्लांट नहीं हो पाता. So this was about the third method. Now let's move on to the last method of birth control, that is surgical method. So as the name suggests, there is surgery involved. So in case of males, this surgery is called as vasectomy. Vas refers to vas deferens is cut and ligated. इसको हम vasectomy कहते हैं. So in females, it is tubectomy, that is fallopian tubes are cut and ligated. So male and female bodies के अंदर जो 2 ट्रांसफर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उन ट्रांसफर ट्यूब्स को कट एंड लाइगेट कर दिया जाता है. व्हाट इज मेंट बाय लाइगेशन, हमने एक कट दिया ट्यूब को और उसके जो कट एंड्स हैं उनको ऐसे ही हम लूज ओपन नहीं छोड़ते हैं, हम उनको फोल्ड करके और टाई कर देते हैं, बांध देते हैं. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइगेशन. सो दिस प्रिवेंट्स द गेमीट्स
to reach the site of fertilization. Sperms के केस में वो epididymis से निकलेंगे, vas deferens में ही stuck हो जाएंगे. They will not be able to get out of the male body. एंड इन केस ऑफ फीमेल्स जब ओवरी से ओवम निकलेगा तो वो फेलोपियन ट्यूब के एक एंड पर जाकर स्टक हो जाएगा और दूसरे एंड से अगर स्पर्म्स आते भी हैं दे विल नेवर बी एबल टू मीट द ओवम एंड हेंस फर्टिलाइजेशन विल बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. सो ये सर्जिकल मेथड्स के अंदर आते हैं. इन पर्टिकुलर मेथड्स का बस एक डिसएडवांटेज है दैट दीज मेथड्स आर इरिवर्सिबल. एक बार अगर हम ये प्रोसेस करवा लेते हैं सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तो उसके बाद में वी कैन नॉट गो बैक टू बीइंग फर्टाइल. ओके, सो ये इकलौती एक इसकी डिसएडवांटेज है. अदरवाइज दिस पर्टिकुलर मेथड हैज़ वेरी गुड सक्सेस रेट्स एज कम्पेयर टू ऑल द अदर काइंड ऑफ मेथड्स. इस मेथड के फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं, बट बाकी के जो मेथड्स हैं उसमें फिर भी सक्सेस रेट्स ठीक है क्वाइट प्रॉमिसिंग होते हैं, पर देर आर ऑलवेज अ चांस कि वो फेल हो सकते हैं. बट दिस पर्टिकुलर मेथड नेवर फेल. बट उसी के साथ में डिसएडवांटेज भी है that we cannot reverse back. So all these were the different methods of birth control methods and contraceptive methods. अब इसके बाद में हम लास्ट में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ STDs. So sexually transmitted diseases, these are STDs commonly called as, and ये दो टाइप की हो सकती हैं on the basis of what kind of microorganisms cause them, bacterial and viral. So viral का एक एग्जाम्पल तो आप अच्छे से जानते ही हैं, that is AIDS, HIV AIDS, and इसकी फुल फॉर्म थी Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS के अलावा the another name that you should remember is warts. Warts is also a viral STD. Bacterial के केस में the two names that you may remember here is gonorrhea and syphilis. So these sexually transmitted diseases जिनको कि हम venereal diseases भी कहते हैं, इन diseases का एक major feature क्या होता है that these diseases spread through sexual contact. अब ज़्यादातर एक फीचर देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिस भी रूट ऑफ एंट्री के थ्रू बॉडी में एंटर करता है वो यूजुअली उसी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं बॉडी में, तो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को ही अटैक भी करते हैं. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अपार्ट फ्रॉम एड्स बाकी के जो तीनों नेम्स हमने एसटीडीज के लिखे हैं, इन डिजीजेस के जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टारगेट रखते हुए आपने याद रखने. तो एड्स का सिम्टम तो आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इट कॉजेज वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. तो ये एक एक्सेप्शनल एसटीडी है, बट बाकी की जो एसटीडी है उन सब के अंदर हम क्या होते हुए देखेंगे, वी विल सी दैट देयर सिम्टम्स विल बी एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑर्गन्स एज सेक्सुअल ऑर्गन्स. तो कॉमन सिम्टम्स इन डिजीजेस के क्या होते हैं, बर्निंग सेंसेशन during urination, itching and soreness in genital regions, and passage of urethral discharge. So these are the common symptoms, not the weakening of immune system as is in the case of AIDS. AIDS एक exceptional STD है जो कि sexual organs को target नहीं करती है. तो अगर किसी STD की वजह से sexual organs target होते हैं तो ये हमारे common symptoms हैं जो कि आपने याद रखने हैं. If I talk about the cure of these diseases, तो AIDS का आपको मालूम होगा it's an incurable disease. Gonorrhea and syphilis जो है वो हमारे treatable diseases हैं, इनका cure available है, बट एड्स का नहीं है. वार्ट्स के केस में अर्ली डिटेक्शन इज द की टू ट्रीटमेंट. इफ द कंडीशंस बिकम वर्स तो इसको ट्रीट करना और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लास्ट स्मॉल टॉपिक विच इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज फीमेल फीटिसाइड. Now, first of all, you must be wondering कि फीमेल फिटिसाइड एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक कैसे. देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली मीन्स द मदर चाइल्ड हेल्थ रिलेशनशिप, बट उसी के साथ में इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर सेक्स रेशियो इन द पॉपुलेशन एज वेल. सो फीमेल फिटिसाइड इज अ प्रैक्टिस जो कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत लंबे टाइम तक चलती रही. नाउ इट हैज बीन कम्प्लीटली बैंड, बट ये बहुत लंबे टाइम तक जो प्रेवलेंट रही उसकी वजह से सेक्स रेशियो वॉज disturbed and is still disturbed क्योंकि इसको वापस से नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो फीमेल फिटिसाइड का मीनिंग क्या है, व्हेन द फीमेल फीटस इज किल्ड इनसाइड द यूटरस.
सो CIDE टर्म का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था, इट मीन्स टू किल. सो फीटस किलिंग इज कॉल्ड एज फीटिसाइड एंड फीमेल फीटस की किलिंग इज कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड. It has been a very unethical process because killing a child without knowing what it may become in future, just considering the fact that the child which is going to be born is going to be a liability, वो किसी काम के नहीं रहने हैं, वो घर में आके खर्चा बढ़ाएंगे, इस तरीके के सोशल टैबूज रहे हैं फीमेल फीटिसाइड के साथ में एसोसिएटेड, एंड इसीलिए ये प्रैक्टिस अनएथिकल है, इलीगल है, इट इज बीन कम्प्लीटली बैंड. एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर is not supposed to determine the sex of an unborn child, और ना ही वो उसको रिवील कर सकते हैं to their family. If they are found doing so, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, चाहे वो कोई भी डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होती हैं. और जो फैमिली ये सब करते हुए पकड़े जाते हैं, then strict actions are taken against them, which may include heavy fine as well as jail. So with this, I conclude this whole chapter. हमने सभी के सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं and I hope they all are clear to you. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लास्ट वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ भी गया होगा. अगर अभी भी कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आते रहिए हमारे चैनल पर. इसी तरह से हम छोटे छोटे प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके करिकुलम के अलग अलग चैप्टर्स को डालते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. कीप वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे.